तो रिलेशन फंक्शंस में बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। और देखा जाए तो किस दो टाइप के रहते हैं, जैसे रिलेशन में एक आएगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है, एक आएगा चेक करने के लिए। ऐसी फंक्शन में भी दो पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड है, रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन में दो टाइप कौन से होगा, एक प्रूफ करने का क्वेश्चन होगा और एक चेक करने का होगा। ऐसी फंक्शन में एक प्रूफ करने का होगा, एक चेक करने का होगा। तो क्या प्रूफ करना है और क्या चेक करना है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ रिलेशन की, तो इसमें आपका क्या होगा, आपको पहले ये समझना है कि रिलेशन है क्या, और फिर उसके बाद समझना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, एक आपको समझना है कि रिलेशन क्या है, और उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में समझना है कि कितने टाइप के हमारे रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल दो सेट से मिलके बनता है। अगर हमारा एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट सपोज करो 1,2 है, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट मेरे 7,8 है, तो अगर मैं ए और बी की हेल्प से एक रिलेशन लिखना चाहता हूँ, तो रिलेशन के लिए क्या होता है, हमेशा एक कंडीशन हमारे पास होती है। और रिलेशन जो होता है वो हमेशा ए क्रॉस बी से आता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से। यानी कि ए क्रॉस बी जब आप फाइंड आउट करते हो, इससे जो हमें ऑर्डर पेयर मिलते हैं, और अगर इसमें कोई मैं स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर दूं, तो उस कंडीशन से जो ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो रिलेशन के अंडर में आ जाएंगे। जैसे मैंने ए क्रॉस बी लिखा, तो ए क्रॉस बी कैसे आता है, ऑर्डर पेयर कैसे आएगा, 1 का 7 से 1,7, फिर 1,8 आ जाएगा, 2,7 आ जाएगा, 2,8 आ जाएगा। ये ऑर्डर पेयर आ गए। अब इन ऑर्डर पेयर में अगर कोई मैं स्पेशल कंडीशन लगा दूं, जैसे मैंने स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर दी, y = x + 5, तो ये अगर मैंने एक कंडीशन अप्लाई की है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन से ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो, अगर मेरे पास सेट ए में दो एलिमेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी 4 आएंगे, 2 × 2, और आप देख भी रहे हो 1 2 3 4। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर मेरे सेट में ए में दो एलिमेंट है और बी में भी दो एलिमेंट हैं, तो मैक्सिमम 4 ऑर्डर पेयर मिल सकते हैं, मैक्सिमम 4 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। तो रिलेशन में भी 4 से ज़्यादा नहीं आ सकते ऑर्डर पेयर। बस ऑर्डर पेयर वो कौन से होंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी दे रखी है, फिलहाल मैंने ये लिया है। तो इसमें अगर मैं x की 1 रखूँ, क्योंकि मेरे पास x यहाँ ये x होता है और ये y होता है, तो अगर मैंने x को 1 रखा तो y कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 1,6 ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा। तो 1,6 कहीं है, नहीं है, तो फिर तो ये वैलिड ही नहीं हुआ एक भी। फिर मैंने x को 2 रखा, क्योंकि मेरा दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है, तो y = 2 + 5 कितना आ जाएगा, तो 2,7, x2 और y7, 2,7 ये एक ऑर्डर पेयर है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो r हमारा आ जाएगा इसमें 2,7, बस एक ही ऑर्डर पेयर आएगा। समझ में आ गया। तो रिलेशन कैसे लिखते हैं, क्लियर हुआ। तो रिलेशन के लिए दो सेट होते हैं, a और b, जैसे इस तरीके से, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं r सच दैट a एरो b, इस तरीके से लिख दिया, तो एक सेट a और एक सेट b है। अगर पेपर में ये लिखा हुआ इस तरीके से, रिलेशन ऑन a, रिलेशन ऑन ए ऐसे लिख दिया बस, तो समझ जाना रिलेशन जो आ रहा होगा वो ए क्रॉस ए से आ रहा होगा। देखो, दो सेट तो मल्टीप्लाई होंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट तो होगा, उसके बिना रिलेशन आएगा नहीं, क्योंकि उसमें ऑर्डर पेयर होता है, x, y होता है। तो ये तो पक्का है कि दो सेट हैं। अगर लिखा है रिलेशन ऑन ए, तो आप कह सकते हो कि बी तो इसमें है ही नहीं, तो बी इसका मतलब क्या है, ए है। बी जो है वो ए है, तो ए क्रॉस ए से आएगा। अगर मैं कहूँ ए सेट है मेरे पास 1,2 और रिलेशन ऑन ए है, इसका मतलब रिलेशन जो तुम्हें बनाना होगा वो ए क्रॉस ए से बनाना होगा। मतलब दूसरा सेट भी क्या है, 1,2 है। बात समझ में आया, इधर तक क्लियर चल रहा है सबको कि भाई सेट क्या है, सेट में एलिमेंट्स होते हैं। और अगर डेफिनेशन की बात करें सेट्स की, तो क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो डेफिनेशन पे जाना नहीं है, सेट सिंपली कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे। अब एलिमेंट्स आ गया, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लिया, उसके बाद कुछ कंडीशन लगा दी, रिलेशन आ गया, ठीक है। और रिलेशन ऑन ए में कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब है ए क्रॉस ए से रिलेशन आएगा। इधर तक ठीक है। फिर हमें क्या पढ़ना था, ये तो हमने रिलेशन समझ लिया कि भाई रिलेशन क्या है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन ही है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे पूछा जाएगा, कितने टाइप के रिलेशन है। तो यहाँ पे 3 टाइप के रिलेशन आपको याद रखना है। क्या क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में
3 टाइप आपको याद रखने हैं। तो पहला टाइप आपका हो गया रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक और तीसरा है ट्रांजिटिव। तो ये आपको डेफिनेशन तो अभी मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या है, कैसे चेक करते हैं, फिर एग्जाम्पल से ही ज़्यादा समझ में आता है और जो एग्जाम्पल मैं लूँगा उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव कि चेक करो कि पर्टिकुलर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है, तो आपको आराम से समझ में आएगा। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो इसके लिए क्या होता है, A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मतलब ये एक कंपल्सरी कंडीशन है, मतलब होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है इसको कुछ आ गया कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं। हर एक ऑर्डर पेयर इसको एग्जिस्ट करवाए A, जरूर होना चाहिए। A, का क्या मतलब है वो भी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ की कंडीशन होती है, इफ A, बिलोंग्स टू अगर R हो जाए, मतलब ये अगर ऑर्डर पेयर आ जाए जैसे 1, 2 आ गया, तो फिर कंडीशन है कि B, A भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ये नहीं करेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे अगर 1, 2 आ गया तो 2, 1 का होना जरूरी है, ये इफ की कंडीशन है। अब यहाँ पे इफ और यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये कंपलसरी कंडीशन है, ठीक है, ये होना चाहिए। इफ का कंडीशन मतलब यहाँ पे ये हो गया, अगर ये होगा तो ये देखना है, अगर ये होगा ही नहीं तो भी वो सिमेट्रिक होगा। अब वो मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से आपको। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, मतलब एक ऑर्डर पेयर है A, B बिलोंग्स टू R और दूसरा ऑर्डर पेयर है B, C बिलोंग्स टू R। अगेन यहाँ पे भी इफ की कंडीशन है, यानी जो रूल फॉलो कर रहा है सिमेट्रिक वही रूल फॉलो कर रहा है ट्रांजिटिव, कि यानी कि AB अगर लाई कर रहा है, BC भी अगर लाई कर रहा है, तो फिर वो चेक करेगा कि AC लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आया? मतलब वैसे चेक नहीं करेगा नॉर्मल केस में, लेकिन अगर AB और BC अगर आ गया तो फिर AC का होना जरूरी है, ये ट्रांजिटिव में है। समझ में आया? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। रिफ्लेक्सिव में सेम टाइप के एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होना चाहिए A, सिमेट्रिक में A भी बिलोंग्स टू R है तो B, A होना चाहिए। उल्टा ट्रांजिटिव में क्या है, A भी बिलोंग्स टू R है, BC बिलोंग्स टू R है, तो आपका क्या होना चाहिए, AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ये मैंने बोला सेट में एलिमेंट ये है, और मैं कह रहा हूँ रिलेशन जो है A क्रॉस A से आ रहा है, ठीक है, या फिर रिलेशन ऑन A भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो A क्रॉस A से अगर रिलेशन आ रहा है, तो अगर आपसे ये बोलूं कि A क्रॉस A से रिलेशन है तो मैक्सिमम कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, मतलब अगर 16, सेट A में कितने एलिमेंट हैं, 4, दूसरा सेट A ही है तो उसमें भी 4, तो 4 × 4 कितना हो गया, 16 ऑर्डर पेयर आएंगे। यानी दूसरा सेट भी मैं लिख दूं, अगर A हमारा क्या है 1, 2, 3, 4, अगर मैं थोड़ा माइंड में सोचूं कि किस तरीके के ऑर्डर पेयर होंगे तो मैं यही सोचूंगा ना 1, 1, वो नंबर ऑफ रिलेशन, वो भी आ रहा हूँ इस टॉपिक पे, क्वेश्चन भी है इसमें। तो अगर मैं A क्रॉस A फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे क्या है कि 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, 1, 4 आएगा, ठीक है। फिर 2 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, इस तरीके से 16 ऑर्डर पेयर आएंगे। लेकिन हमें पता है रिलेशन तो कुछ कंडीशन से आता है, कोई कंडीशन दी होगी। तो चलो मान लो कुछ कंडीशन दी है और हमारा एक रिलेशन आ गया जो मैं लिख रहा हूँ, और वो रिलेशन आया सपोज, पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1, 2, 2, 1, पहले एक रिलेशन मैंने लिख दिया है ऐसी 1, 2 और 2, 1, और मैं पूछ रहा हूँ अब तुम इस क्वेश्चन के लिए बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या है, R, S और T, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ठीक है, R, S, T में है क्या। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव मैंने बोला कंपलसरी कंडीशन, यानी कि A, होना चाहिए। तो इसका मतलब ये था कि अगर 1, 2, 3 एलिमेंट हैं सेट में तो फिर 1, 1 भी होना चाहिए था, 2, 2 भी होना चाहिए था, 3, 3 भी होना चाहिए था, 4, 4 भी होना चाहिए था। इसमें तो कुछ भी नहीं है तो भाई रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक क्या कह रहा था कि अगर A B है तो उसका उल्टा होना चाहिए था B A, तो ठीक है A B है तो इसका उल्टा B A है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। फिर तीसरा लिया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कहता था कि A B है और A B है और B C है, तो पहला और लास्ट वाला होना चाहिए, A B है और B C है तो क्या होना चाहिए A C। तो भाई 1, 2 है, 2, 1 है, अगर मैं सेम कर लूँ ये तो क्या होना चाहिए फिर
1, मतलब ए बी और बी सी इसको मान लूँ तो 1,1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है 1,1, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, क्यों नहीं होएगा? अगर उसकी कंडीशन मतलब जैसे सिमेट्रिक का था कि अगर a, b है तो ही b, a होना चाहिए, बट इसमें a, b और b, c थोड़ी है। देखो अब आपको डाउट आया ये तो सी नहीं है, लेकिन सी को मान लेते थोड़ी देर के लिए, वो कोई भी एक एलिमेंट है रैंडमली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये ए और ये सी, तो ए बी सी तो हमारे लिए वेरिएबल है, वो तो हमने डिसाइड करा ना ए बी सी, अल्टीमेट तो ये एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये बस सेम है तो ये ए है और ये फिर सी है, चाहे वो सेम हो चाहे ना हो, ठीक है, तो वो फिर होना चाहिए उसमें फिर, ठीक है, अगर ए बी और बी सी का फॉर्मेट उसमें दिख रहा है, यानी बी अगर सेम आ रहा है तो। अब जैसे मैंने कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया, ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने आर लिख दिया सिर्फ 1,1, और फिर से हमें वही देखना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो क्या लग रहा है ये रिफ्लेक्सिव है? तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन शुरू होगी, कुछ लोगों ने हाँ बोल दिया। रिफ्लेक्सिव कहता है कि a, a होना चाहिए, तो आपको देखने के शायद लगा कि अच्छा 1,1 आ गया यानी a, a आ गया रिफ्लेक्सिव है, लेकिन नहीं, वो एक कंपलसरी कंडीशन है। अगर सेट में 1 2 3 4 है तो 1 1 तो होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, सारे ऑर्डर पेयर होंगे, कोई भी अगर मिसिंग है, यानी अगर मैं इसमें 1 1 के साथ 2 2 भी लिख दूं और 3 3 भी लिख दूं, 4 4 अगर ना लिखूं तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, 4 के 4 ऑर्डर पेयर चाहिए। समझ में आ गया इतना? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? हो गए कंफ्यूज? ये सिमेट्रिक, अच्छा सिमेट्रिक है, ठीक है। कैसे सिमेट्रिक? सिमेट्रिक कह रहा था कि ए बी होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ये देखना है, इसमें तो ए बी है ही नहीं, और अगर तुम मान भी रहो माइंड में कि ये ए बी है तो उल्टा भी करोगे तो भी यही आएगा, तो इसकी कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, तो सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो हो सकता है किसी को लगता हो कि ट्रांजिटिव में ए बी और बी सी देखते हैं, लेकिन ये इफ की कंडीशन है, अगर ए बी और बी सी होगा तो ए सी देखना है। अगर ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में तुम्हारे पास, अगर इसमें ए बी, तो चलो मान लो ये ए बी है, बी सी तो पक्का नहीं है ना, ए बी में तो किसी को डाउट हो सकता है, बी सी एम है, ठीक है चलो मान लिया, ये तो मैं कन्फ्यूजन कर रहा है, लेकिन बी सी तो नहीं है ना इसमें कहीं, तो बी सी नहीं है तो ए सी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो भी ये ट्रांजिटिव होगा। मतलब क्या, जो रिलेशन है आप पहले मान लो कि वो ट्रांजिटिव है। कब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा? जब ए बी हो, बी सी हो और ए सी ना हो, तब नहीं होगा, अदरवाइज हमेशा वो ट्रांजिटिव होगा। सेम केस सिमेट्रिक के साथ है, हर एक रिलेशन सिमेट्रिक है, बस कब नहीं होगा? जब ए बी हो और बी ए ना हो। समझ में आ गया? इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। अब देखो, अब एक फॉर्मूला में याद रखना है कि अगर सेट ए में हमारे पास m एलिमेंट है और सेट बी में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला एक होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं वो 2 की पावर mn होते हैं। यानी कि सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में अगर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशंस का एक फॉर्मूला है 2 की पावर mn। तो ये फॉर्मूला ये काम का है आपका, जो 11th क्लास में यूज होता है, तो 12th में शायद याद ना रहे तो ये आ सकता है, ठीक है, 11th की कोई भी चीज़ आ सकती है रिलेशन में। तो इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, एक मिनट, ये लिखा है सेट ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी। बताओ कितना होगा आंसर? बताओ भाई तुम लोग सब, क्या इसका आंसर है? क्या आएगा? ए आर है। तो पहले देखो, हो सकता है अब ये पता किस फॉर्मूला भी बता दिया तब भी अभी तक आंसर नहीं निकला। पता क्या, हो सकता कुछ को इवन नंबर ना आता हो सकता किसी को प्राइम नंबर ना पता हो, किसी को नेचुरल नंबर ना पता हो, इसी से फंस गए होंगे, अभी तक आंसर नहीं आ पाया। तो अगर मैं सेट ए की बात करूं तो सेट ए में क्या बोलता? इवन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इवन की याद कर दी 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 क्योंकि लेस देन 8 है। तो बी सेट कितना है? प्राइम नंबर लेस देन 7, तो 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, 2 3, इसमें कितने एलिमेंट हैं? एन ए हो गया 3, बी में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो नंबर ऑफ रिलेशन का मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था, नंबर ऑफ रिलेशंस
टू की पावर एम एन, एम मतलब पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं और एन मतलब दूसरे सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो कितना आंसर आ गया 2 की पावर 9 ए पार्ट। आया समझ में? तो ये फॉर्मूला आपको रिवाइज हो गया अगर भूल गए होते। क्लियर है? अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव। जैसे ये है, अब आप लोग बताओ इसका आंसर क्या है। एक सेट ए दे रखा है, एक रिलेशन गिवन है और बोला है आर क्या होगा इसमें, और बहुत ध्यान से करना होता है क्योंकि इसमें ऑप्शन हर टाइप का होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, तो थोड़ा ध्यान से करना है। ए होगा। देखो अगर सेट में 1 2 3 है तो भाई रिफ्लेक्सिव की तो मेन कंडीशन क्या है, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 ऑलरेडी है। देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3। पहला तो मैं क्लियर हूँ, रिफ्लेक्सिव तो जरूर है। अगर किसी में लिखा है नॉट रिफ्लेक्सिव, पहले वो हटा देता हूँ। तो नॉट रिफ्लेक्सिव किस किस में है? अरे भाई किसी में नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं हटा सकता अभी, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। तो भाई 1 2 है और हमें पता है सिमेट्रिक उल्टा भी चाहिए, 2 1 भी चाहिए होगा, लेकिन नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। अब सिमेट्रिक किस में है वो हटा दो। अब जैसे ये है सिमेट्रिक, ये हटा दो, इसमें तो ठीक है, उसमें तो बात ही नहीं हो रही उसकी, तो ट्रांजिटिव भी देखना पड़ेगा अच्छे से। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। अच्छा ट्रांजिटिव में ऑर्डर पेयर कौन से लेने वो समझ लो। जो सेम टाइप के ऑर्डर पेयर हैं उनको थोड़ी देर के लिए माइंड में हटा दो। अब आपको फोकस किस पे करना है, 1 2 पे, 2 3 पे और 1 3 पे, ठीक है। अब आप देखोगे अगर मैं ट्रांजिटिव देखूं तो ये 2 2 हट गया, ए बी और बी सी हो गया ना, ये ए बी और ये बी सी, बी हटा दे तो क्या होना चाहिए ए सी, तो 1 3 ऑलरेडी है इसमें, तो ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव है और क्या है, और ट्रांजिटिव है कोई ऑप्शन? अब देखो ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इसमें लिखा है रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक, तो भैया यही हो जाएगा क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसमें लिखा है नॉट ट्रांजिटिव, भैया ये तो हमने अभी देख लिया ट्रांजिटिव तो है, ये भी ट्रांजिटिव है तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब ये पहले रिजेक्ट हो चुका था सी, तो क्या बचा ए बचा। तो ये ऑप्शन भी थोड़े कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं उनमें नंबर नहीं कटने चाहिए भाई, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो ए और पहला ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक, और जो रिलेशन डिफाइंड है आर वो है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रिलेशन जो होता है वो किसी कंडीशन से आता है। तो ये जो फॉर्मेट है इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x, y सच दैट, इस तरीके से जब लिखते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट ऑर्डर पेयर लिखे होते हैं, जैसे भी लिख के दिखाऊंगा। तो ये है आपकी कंडीशन 3x माइनस वाई। तो इस कंडीशन से तुम्हें लिखने होंगे पहले ऑर्डर पेयर, फिर जब ऑर्डर पेयर आ जाएंगे फिर डिसाइड करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है। तो कंडीशन मेरी क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। अगर y इक्वल टू 3x है तो यहाँ पे अगर मैं x को पुट करना शुरू करूँ, जैसे 1 2 3 और y फाइंड आउट करूँ, और x को कहाँ से लोगे आप, जो ये सेट में दे रखा 1 से लेके 14 तक। तो अगर मैंने x को 1 रखा तो y कितना आएगा 3, x को अगर मैंने 2 रखा y कितना आ जाएगा 6, x को 3 पुट कर दिया y कितना आ गया 9, x को 4 पुट करा y आ गया 12, x को 5 पुट करा, अच्छा मुझे पता नहीं था, ठीक है। x इक्वल टू 5 पुट करोगे कितना आ जाएगा 15, और 15 सेट में लाई नहीं कर रहा है तो दिखाना तो पड़ेगा कि हाँ इसका रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो रिजेक्ट हो रहा है, आगे भी रिजेक्ट होगा। क्लियर हो गया सबको? तो हमें फाइनली जो ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, अगर मैं इसका रिलेशन लिखूँ r तो वो आएगा 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। अब आपको ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है। अगर मैं पहले बात करूं रिफ्लेक्सिव की, ठीक है, तो भाई रिफ्लेक्सिव कहता है कि सारे ऑर्डर पेयर होने चाहिए ए 1 1 2 2 3 3, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो आप अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप बताओगे कैसे, कोई एक ऑर्डर पेयर लिख देना कि सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर सो नॉट रिफ्लेक्सिव। आया समझ में? मतलब आप बता देना क्यों, किस ऑर्डर पेयर की वजह से आप ऐसा बोलना चाह रहे हो। आप अपनी बात को बताइए भी तो,
आपको जब अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बताइए किस वजह से ऐसा बोल रहे हो। वैसे ऐसे लिख दो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, हमें लग रहा है, ठीक है, तो हमें भी लग रहा है 0 नंबर तुम्हें दे देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे लगने से नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा किस बेसिस पे आप बता रहे हो। अब आते हैं सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 है और इसका उल्टा नहीं है, तो लिखना पड़ेगा कि सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस वजह से नॉट सिमेट्रिक। क्या ये ट्रांसिटिव है? क्यों नहीं है? 1 3 है, 3 9 है, यानी ए बी है और बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। फिर से आपको बताना पड़ेगा ट्रांसिटिव में भी। तो आप बताओगे ऑर्डर पेयर लेके कि 1 3 बिलोंग्स टू आर है एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर है, बट 1 9 नहीं है, बट 1 9 रिलेशन में लाई नहीं कर रहा है, इस वजह से नॉट ट्रांजिटिव। आया समझ में? तो आपको वो ऑर्डर पेयर बताना भी है अगर आप उसको किसी बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ ट्रू होगी तो उसके लिए एक प्रूफ वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। मैंने क्या बोला था शुरुआत में, रिलेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक चेक करने वाले, सीख लिया तुमने, एक होगा प्रूफ करने वाला कि भाई खुद ही बोल देगा प्रूफ कर दो भाई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो उसमें सेट पैटर्न से लिखते हैं, वो मैं सिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। तो ये चेक करने वाला समझ में आ गया। तो चेक करने वाला अगर ऑब्जेक्टिव है तो ठीक है, आप टिक कर लो, चाहे जैसे कर लो, जो मायने में समझ में आया हो। ले लिखना है तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसमें एक और पार्ट है बी, सेट ए में 1 2 3 4 5 6 है और इधर बोल रहा है एक्स कॉमा वाई जो है y इज डिविजिबल बाई x। तो यहां पे अगर रिफ्लेक्सिव है, पहले ऐसी नॉर्मली बात कर लेते हैं, कितने सही हो कितने गलत इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। पहले आप बताओ अगर y जो है वो अगर x से डिविजिबल है तो रिफ्लेक्सिव है क्या? आप लोग बोल रहे हैं। क्या ये सिमेट्रिक है? कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव मैक्सिमम लोग हाँ बोल रहे हैं। अब जो आपने बोला है उसको प्रूव भी करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें देखो, पहले हम इसमें ये समझते हैं कि क्या लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 6। तो अगर मैं इसकी टोटल ऑर्डर पेयर लिखना चाहूं जिससे रिलेशन आया होगा, यानी ए क्रॉस ए से आएगा, कितने ऑर्डर पेयर आ जाएंगे? 36। उन 36 से तुम्हें वो ऑर्डर पेयर ढूंढने पड़ेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी जिसमें y जो है, यानी कि हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं ना जैसे 1 2, तो ये y और ये x है, तो y जो होना चाहिए वो x से डिविजिबल होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कि अगर मैं आपसे कहूं कि a क्रॉस a लिख दो, 36 एलिमेंट्स आएंगे, 36 ऑर्डर पेयर आएंगे, उसमें से रिलेशन में वो सिर्फ ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें y जो है वो x से डिविजिबल होगा। जैसे ये आ जाएगा, देखो 2 1 से डिविजिबल है ना, लेकिन 1 2 नहीं आएगा। अरे सेम ही तो लिख दिया मैंने, ठीक है। मतलब 2 1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे y जो ये हो गया है, क्या वो y x से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नहीं आएगा। तो ये सब ऐसे एलिमेंट करके आपका एक रिलेशन बनेगा और उसको देख के आप बता दो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन एक तरीका ये है, अब मैं ऑर्डर पेयर नहीं लिखना चाहता हूँ क्योंकि ऑर्डर पेयर बहुत सारे आ रहे हैं, तो क्या मेरे पास और कोई तरीका हो सकता है? वो सीख लेते हैं। जैसा आपने बताया कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो कैसे सोचना है आपको, सबको कैसे सोचना है। कुछ ने आंसर यस दिया था, कुछ ने नो दिया था। तो आप आ जाओ, रिफ्लेक्सिव की जो मेन कंडीशन है वो क्या कंडीशन है? ए कॉमा ए, यानी सेम करना है आपको। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर की y को x मान लूं, तो x इज डिविजिबल बाई x। क्या ये कंडीशन ट्रू है? x इज डिविजिबल बाई x, तो ठीक है। तो हमें बिना ऑर्डर पेयर करके हमने समझ लिया इस चीज को, तो यही चीज आप पेपर में लिख दो। और वैसे भी अगर कोई चीज ट्रू होती है तो हम स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो बिना ऑर्डर पेयर लिखे हम ऐसे लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव के केस में हम लिख देंगे कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, का मतलब दे रखा है y इज डिविजिबल बाई x। तो अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि x कॉमा x की कंडीशन जो है वो ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहां पे हम ये भी सीख ले रहे हैं कि जो हमने माइंड मैपिंग अभी करी है कि हाँ इसको ऐसे ऐसे समझ लेते हैं।
तो अगर वो ट्रू है तो उसको लिखना कैसे है? तो आपने चेक करा x कॉमा x को, यानी y को भी आपको x मानना है, तो x इज डिविजिबल बाई x, y को आपने x रख दिया। फिर सोचना है कि जो ये कंडीशन आई है क्या वो ट्रू है, तो आप समझो x x से डिवाइड होता है, सही है, तो यानी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है इसका मतलब x कॉमा x रिलेशन में बिलोंग कर गया, और इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। आया समझ में? क्लियर है? अब हमने एक ऑब्जर्वेशन सिमेट्रिकली की थी कि अगर 1 कॉमा 2 है तो ये तो लाई कर रहा है क्योंकि 2 1 से डिविजिबल है, लेकिन अगर मैं 2 कॉमा 1 की बात करूं तो 1 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब इसका उल्टा नंबर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। जब कोई चीज़ नहीं है तो जिस बेसिस पे आप सोच रहे हो कि ये नहीं है वही ऑर्डर पेयर लेने हैं आपको। जैसे अब ये ऑर्डर पेयर है ना, यही लिखने हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे सिमेट्रिक में? तो सिमेट्रिक के केस में हम लिख देंगे सिंस 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 2 1 से डिविजिबल है, बट 1 कॉमा, ये बार 1 कॉमा 2 कॉमा 1 करा, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 1 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये उल्टा ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है, तो ये नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर पेयर से बता दिया। आया समझ में? अब आ जाओ ट्रांसटिव पे। तो आप लोगों ने जो भी मारा तुक्का मार दिया, कैसे भी आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये होगा ट्रांसटिव। अब आते हैं कि चलो कुछ ऑर्डर पेयर लेके देख लेते हैं, उससे डिसाइड कर लेते हैं कि होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो हम एक एग्जैक्ट मेथड जो हमारा होता है सेट मेथड, उसका यूज करेंगे। चलो मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया, सपोज करो 1 कॉमा 2, क्योंकि ट्रांसटिव क्या होता है, ए बी हमें लेना होता है, फिर क्या लेना होता है, बी सी। ए बी भी आपका ट्रू आना चाहिए और बी सी भी आपका ट्रू आना चाहिए, तो बी तो फिक्स हो गया 2 है। अब सी को मुझे क्या लेना चाहिए, 4 ले लो, क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है। तो अगर मैं 1 कॉमा 4 को देखूं तो क्या मेरा 4 1 से डिविजिबल है? इसका मतलब है ए सी इसमें लाई कर गया, और अगर ए सी लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांसटिव है। अगर ये ट्रांसटिव है तो अब आपको ऑर्डर पेयर से नहीं बताना है, क्या आप ऐसे बताने लगो 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, 2 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर एंड 1 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ये ट्रांसटिव है। ऐसे नहीं, आपको करेक्ट मेथड यूज करना है। जैसे यहाँ पे भी है, मैंने इसमें ये तो नहीं लिखा 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, 3 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, ये नहीं लिखा ना, एक बता दिया x कॉमा x सीधा। तो जब कोई चीज़ ट्रू होती है तो आपको क्या करना है, सेट मेथड यूज करना है, यानी जो दिया है वही लिखना है। जैसे ये लैंग्वेज है ना, ये जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, इसी को कॉपी मारना है आपको 2 बार, एक एक्स वाई के लिए और एक वाई जेड के लिए आगे, जैसे ए बी और बी सी। तो हम कैसे लिखेंगे, इसमें 2 कंडीशन लिख लेंगे। इफ एक्स कॉमा वाई अगर हमारा रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मीनिंग हमें पता है वाई जो है वो एक्स से डिविजिबल है। फिर मैं एक और ऑर्डर पेयर लूंगा वाई कॉमा जेड, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जेड जो है वो डिविजिबल है वाई से। तो अब मुझे ये सोचना है क्या x कॉमा जेड हमारा बिलोंग करेगा। अगर ये करेगा तो कब करेगा, z जब किससे डिविजिबल हो जाए, x से। तो आपको करना क्या है, जब भी कोई ट्रांसटिव का क्वेश्चन आए और प्रूफ करना हो, आप पहले वो 2 स्टेटमेंट लिख दो जो ट्रू हैं, फिर थोड़ी स्पेस दे देना, ट्रांसटिव वाली कंडीशन लिखना, उसको चाहिए क्या वो लिख देना, बीच में जो स्पेस है उससे डिसाइड करना क्या इन 2 कंडीशन से हम इस कंडीशन में पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। तो अब समझते हैं, अगर y हमारा x से डिविजिबल है, z हमारा y से डिविजिबल है, तो जो z है क्या वो x से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है इस कंडीशन से और इस कंडीशन से सीधा मैं ये लिख सकता हूं, कोई बीच में स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है। आया समझ में? और इन दोनों के बाद आप ज़्यादा बस ये लिख सकते हो, मान लो इसको फर्स्ट कंडीशन दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, और लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आया इसमें? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इतना स्पेस में इतना ही लिखना था इसमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जेड इज डिविजिबल बाई एक्स, इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग कर गया और ये ट्रांसटिव हो गया। आया समझ में? पेपर में कितना लिखना है, किस में क्या लिखना है ये समझ लो, और ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा भी प्रैक्टिस इसमें नहीं करनी होती है। आया समझ में?
तो जिसमें रिजेक्ट हो रहा ऑर्डर पेयर लिखो। अब यहाँ पे ये से रिजेक्ट था तो मैंने ऑर्डर पेयर लिया था, जो सही है उसको हम डायरेक्ट कंडीशन के थ्रू प्रूफ करते हैं, ठीक है, जैसे कंडीशन लगा दी। अब जैसे देखो लिखा है चेक वेदर द रिलेशन दिस ए लेस देन बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो आपको ये चेक करना है। अब चेक करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि पहले सही से देख पाऊँ इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको लगे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर पे कि ये है और पता चले ऐसा ऑर्डर पेयर तुम सोच ही नहीं पा रहे हो जिस पे वो नहीं है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। अगर आपने ये समझ लिया फिर तो आसान है। तो एक चीज़ मैं ट्रिक बता देता हूँ। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जिसमें ए लेस देन बी स्क्वायर आ सकता है, ए लेस देन बी हो सकता है, ए लेस देन जैसे बी क्यूब है। तो ये 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जब पावर आ जाए 4 आ जाए पावर 6 आ जाए पावर, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव होता है, ना ये सिमेट्रिक होता है और ना ये ट्रांजिटिव होता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ। जब पावर बी की जो है 1 से ज़्यादा हो जाए, 2, 3, 2 वाला भी एक क्वेश्चन है, 3 है, पावर 4 कोई कर दे, तो ऐसे केस में ना तो ये रिफ्लेक्सिव कभी आएगा, ना सिमेट्रिक आएगा, ना ट्रांजिटिव। अभी मैं बता रहा हूँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आपको लग रहा होगा रिफ्लेक्सिव होगा, अभी बताऊंगा क्यों नहीं है। सुनो, पहले तो मैंने ट्रिक बता दी। मान लो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, पावर लिखा हो ए लेस देन बी की पावर 4, समझ जाओ कुछ नहीं होने वाला ये, ठीक है। तो पहले तो ट्रिक जान ली। अब आते हैं कि अगर ये हमें पता लग गया है, चाहे ट्रिक के थ्रू या हमने ऑब्जर्वेशन करा हो कि ये अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है हमें इसको ऑर्डर पेयर से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? मतलब ऑर्डर पेयर ढूंढना पड़ेगा, किस ऑर्डर पेयर की वजह से ये नहीं हो रहा है। तो अगर मैं पहले आता हूं रिफ्लेक्सिव पे, तो रिफ्लेक्सिव तो ये कहता ना कि ए कॉमा ए लाई करना चाहिए, और तुम्हें पता है कि इसका आंसर मैंने ट्रिक बता दी कि ये है नहीं। तो चलो मान लो आपको ट्रिक नहीं पता थी, तो तुमने मान लो 1,1 पे चेक करा, तो ए को 1 रखा, बी को 1 रखा, 1 का क्यूब 1 होता, कंडीशन कैसी आ रही है? ट्रू आ रही है। किसी ने 2,2 रख दिया, तो 2 लेस देन 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 बड़ा है 2 से, ये भी कंडीशन कैसी है? तो ये तो सब पे ट्रू आ रहा है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो ट्रू है, और आप बोल भी सकते हो रिफ्लेक्सिव है। तो आपको ध्यान रखना है, जब पावर वाला क्वेश्चन होगा तो आपको इंटीजर वैल्यू नहीं लेनी है, इंटीजर पे ट्रू आएगा ये। आप फ्रैक्शन में वैल्यू लेके देखो, आपको रिजेक्ट हो जाएगा, देना। तो यानी अब ये पता होना चाहिए आपको। अब सोचो जिसको ये बात पता ना हो कि फ्रैक्शन में लेना है, उसको तो सब पे ट्रू लगेगा। वो 3,3 भी चेक करेगा, उस पर भी ट्रू आएगा। वो क्या लिख के आ जाएगा? इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसीलिए मैंने शुरुआत में एक बात बोली कि ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप सही वो नंबर तक पहुंच पाओ जो रिजेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो जैसे अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता था इसका, तो आप भी ध्यान रखना फ्रैक्शन में लेना होता है। तो मैं चेक कर रहा हूं ऑर्डर पेयर 1/2, 1/2, फ्रैक्शन ले लिया। अब मैं इस पे कंडीशन अप्लाई करूं, तो ए हमारा 1/2, बी हमारा 1/2 का क्यूब, तो 1/2 लेस देन 1/8, 1/8 छोटा नंबर है 1/2 से, तो कंडीशन कैसी आ गई? फॉल्स आ गई कंडीशन। और अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब है 1/2, 1/2 हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। आया समझ में? और अगर ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। आया समझ में? क्लियर है? सिमेट्रिक बहुत आसान होता है, चाहे वो क्यूब का आ जाए चाहे स्क्वायर का आ जाए। जैसे मैंने 1,2 ले लिया, सिमेट्रिक को देखते हैं। सिमेट्रिक में जैसे इफ 1,2 को मैंने चेक करा, तो 1 लेस देन 2 का क्यूब, तो यानी 1 जो है वो लेस देन 8 आएगा। इसका मतलब कंडीशन क्या है? ट्रू है, ट्रू कंडीशन है, यानी ये लाई कर रहा है, ठीक है। अब मैं चेक किसको करूंगा? उल्टा इसका, 2,1 को। तो मैंने ए को 2 लिखा, बी को 1 लिखा, 1 2 से बड़ा है, क्या कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स हो गया। जबकि अगर इसको सिमेट्रिक होना था तो 1 2 भी ट्रू आना चाहिए था, 2 1 भी ट्रू आना चाहिए था। ये फॉल्स हो रहा है, इसका मतलब है 2,1 हमारा बिलोंग नहीं करेगा, तो नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, अब आते हैं इसके ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है? क्या होता है ट्रांजिटिव में? ए बी और बी सी।
अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये ट्रांसटिव नहीं होता है तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, ए बी भी ट्रू दिखाना पड़ेगा, बी सी भी ट्रू दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि अच्छा ट्रांसटिव नहीं है चलो ए बी गलत दिखा देते हैं या बी सी गलत दिखा देते हैं। अरे आप गलत दिखा रहे हो तब तो वो ट्रांसटिव हो जाएगा ना, क्योंकि शुरुआत में डिस्कशन करा गया अगर सिर्फ 1,1 है किसी रिलेशन में तो ये भी ट्रांसटिव होता है। अगर ए बी और बी सी ही नहीं है उसमें तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसटिव। इसका मतलब है मुझे ए बी और बी सी तो लाने पड़ेंगे, यानी कि ट्रू लाना पड़ेगा, और किसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ए सी को। लगाओ दिमाग, कौन सा ऑर्डर पेयर हो सकता है, किसी को याद है इसका ऑर्डर पेयर क्या? अगर हम दो ऑर्डर पेयर लिखें, मतलब एक दो ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिखें, यानी ए बी और बी सी, ऐसे दो ऑर्डर पेयर होता हो जो ट्रू हो, और किसको रिजेक्ट करना है, ए कॉमा सी को में रिजेक्ट करवाना है। बताओ किसको याद है ऑर्डर पेयर? हाँ बताओ। 5,3 3,2। चलो चेक करते हैं इस पे। 5 लेस देन, देखो ये ए है और ये बी है, 5 लेस देन 3 का क्यूब, सही है कंडीशन, ट्रू है, ठीक है। 3 लेस देन 2 का क्यूब, कंडीशन क्या है, ट्रू है, 8 होता ना। अब किसको देखना होगा मुझे, 5 और 2 को, 5 और 2 लिया तो 5 और 2 ये तो ट्रू आ गया हैं, लगा दे जल्दी, लगा फटाफट। हाँ बताओ, इधर 9 कर दिया, 9,3 तो ये तो ट्रू है, ठीक है। फिर चलो ये तो सेम हो गया। फिर अब आते हैं, अब 9 यहाँ कर दो तो 9 लेस देन 2 का क्यूब, कंडीशन कैसी आ गई है, फॉल्स आ गई है। तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट, ये सोचना पड़ेगा आपको, नॉट ट्रांसटिव। आया इसमें? तो कुछ नहीं है, अगर आपसे कोई ऑर्डर पे गलत हो जाए ना, जैसे शुरुआत में 5 ले लिया था जैसे, तो कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत चेंज करके आप कर दो सही इसको, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना, ये तो याद करके जाओ पेपर में कि क्यूब वाला क्वेश्चन आ जाए मुझे क्या ऑर्डर पेयर लिखना है, और अगर याद नहीं रहता है तो आप 2 ले लो और फिर उसके बाद इधर थोड़ा चेंजेस करके देख लो, ठीक है। क्लियर है? लेकिन वो रिजेक्ट करना है। तो ये था तुम्हारा जिसमें चेक करना होता है, ये चैलेंजिंग होता है, ठीक है। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जिसमें प्रूफ करना है सीधा, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सो दैट दिस रिलेशन इन द सेट ए, और कंडीशन दे रखी है ए माइनस बी का जो मॉड है वो डिविजिबल बाई 4 है और इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि सेट मेथड क्या है लिखने का। तो अगर मैं पहले बात करूं रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है ए कॉमा ए को। उससे पहले तुम सबसे पहले अपनी मेन कंडीशन लिख लिया करो। क्या है हमारी मेन कंडीशन? मेन कंडीशन हमारी है कि अगर कोई एक ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, कोई बात कर रहे, कौन बात कर रहे भाई? कोई ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, अगर हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, उसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में आप पहले ए कॉमा बी हमारा जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है उसकी आप अपनी मेन कंडीशन लिख लिया करो। क्या है हमारी मेन कंडीशन? कि मॉड ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाई 4 है। ये आपने सबसे पहले ऊपर लिख दिया, क्योंकि इस कंडीशन का हमें बार बार यूज करना है। रिफ्लेक्सिव में भी लिखेंगे, सिमेट्रिक में भी लिखेंगे और ट्रांसटिव में भी लिखेंगे। तो ये माइंड में सेट करो अगर अभी तक नहीं है तो, कि अगर कोई क्वेश्चन प्रूफ करने को आएगा सबसे पहले तो मैं मेन स्टेटमेंट लिखूंगा इसकी, ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव में। बस रिफ्लेक्सिव में आपको क्या करना होता है, बी की जगह ए करना होता है। तो यानी चेक हम किसको करेंगे? ए कॉमा ए को। और ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसमें बी की जगह हम क्या लिख देंगे? ए। तो ये हो गया मॉड ए माइनस ए, और मुझे इसको चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ए माइनस ए क्या होता है? 0, और 0 तो डिविजिबल होता है 4 से। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू आ गई है, और कंडीशन ट्रू आ गया इसका मतलब ए कॉमा ए हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा। आया समझ में? ए कॉमा ए हमारे रिलेशन बिलोंग कर गया। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक में क्या होता है? पहली जो कंडीशन है वो लिखा करो जो गिवन है। क्या गिवन है? ये कॉपी करो इसको। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। एक काम करता हूँ इसको 4m लिख देता हूँ,
4 से डिविजिबल का मतलब क्या है 4m, ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया करो, जैसे लिखा हो a माइनस बी का जो मॉड है वो इवन नंबर है तो इज इक्वल टू ई लिख देना, ऑड नंबर है तो ओ लिख देना, इस तरीके से, ठीक है, शॉर्ट में। अब ये आया, अब मैं क्या करूँगा, मुझे जो लाना है, मुझे क्या लाना होगा, मुझे इसका उल्टा लाना होता है। अगर मुझे इसको सिमेट्रिक करना है तो क्या लाना होगा, बी कॉमा ए, ये स्पेस छोड़ दी इसको प्रूफ करने के लिए। अच्छा बी कॉमा ए कब आएगा, जब ए की जगह बी हो जाएगा और बी की जगह ए हो जाएगा, ये आ जाए 4 का मल्टीपल। अब ये स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ माइनस का बी है, यहाँ पे क्या है प्लस का बी है, तो मैं माइनस ले रहा हूँ कॉमन, तो बी हो जाएगा पॉजिटिव, ए हो जाएगा नेगेटिव 4m। माइनस से ये मॉड हट जाएगा तो b माइनस ए का मॉड क्या आ जाएगा 4m। तो ये सेम ही आ गया, चाहे तो इसको एक बार हटा सकते हो, तो ये b कॉमा ए बिलोंग्स टू r हो गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया। आया समझ में। अब आ जाते हैं ट्रांसटिव पे। ट्रांसटिव में आपको 2 कंडीशन इसके बेसिस पे लिखनी है ट्रू, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले लिखा इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, तो क्या मतलब हो जाएगा कि मॉड a माइनस बी जो है वो 4 का मल्टीपल है। फिर एक और कंडीशन लिखनी है b कॉमा सी की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल यानी 4n लिख लो, ठीक है। आया समझ में इतना। अब मैं इधर छोड़ दे रहा हूँ थोड़ी स्पेस और मैं देखता हूँ मुझे लाना क्या है, मुझे लाना होगा a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, अगर इसको ट्रांसटिव करना है, यानी कि मॉड a माइनस सी जो है वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। अब इसमें ये देखना है कि a माइनस सी कैसे आएगा। तो देखो पहली जो कंडीशन है मॉड लगाया, तो अगर मैं मॉड हटाऊं तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का मॉड हटा दिया। जब आप मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं राइट हैंड साइड में। ऐसी जो दूसरी कंडीशन है मॉड हटा दो तो b माइनस सी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। अब तुम ये सोचो कि अगर ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकेंड है, इन दोनों में ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे ये मिल जाए, ऐड कर दो, b नेगेटिव है b पॉजिटिव कट जाएगा और हमें लाना भी a सी है ना, ऐड कर दिया दोनों को, ऐड करा तो b से b कटा, a माइनस सी आया, प्लस माइनस का 4m प्लस माइनस का 4n, प्लस माइनस कॉमन लोगे और वापस यहाँ मॉड लगा दो तो ये 4 का मल्टीपल ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अब इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो ये m है ये n है, इधर m क्यों है, तो तुम ज़्यादा है m की जगह यहाँ पे k कर दो। इतना ही कर सकते हो कि 4 का मल्टीपल तो दिखाना है, अगर आप सेम वेरिएबल नहीं रखना चाहते हो तो यहाँ 4k कर दो। ऐसे मेन हमें 4 का मल्टीपल लाना था, तो ये आ गया और a कॉमा सी आ गया, इसका मतलब ये ट्रांसटिव हो गया। और जैसे ही ट्रांसटिव हुआ बाद में लिख देना इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अब इसमें एक और पार्ट है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, 1 से रिलेट करने वाले सारे एलिमेंट बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो होता ये कि जब आपको ये बोला जाता कि इस एलिमेंट से रिलेटेड और एलिमेंट आप बताओ, तो एक एलिमेंट जो दिया है वो a हो जाता है, b को आपको सोचना है वो क्या है जिसके थ्रू a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से। समझ में आ रहा है, मतलब क्या, अगर आपसे कोई बोल रहा है कि इस एलिमेंट से रिलेटेड सारे एलिमेंट बताओ, तो एक हो गया फिक्स a 1, अब तुम्हें b सोचना है ऐसा क्या क्या हो सकता है जिससे कि a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो 4 से डिविजिबल हो, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिख लूँगा, देखो ऐसे करा करूँ, a लिख लिया करो, इधर a 1 है, यहाँ b अब सोचना है क्या क्या होगा, ठीक है। और ये b होगा कहाँ से, जो हमारे पास एलिमेंट है 0 से लेके कहाँ तक है, इधर स्पेस कम पड़ेगी, इधर ठीक है रहेगा, इधर a है ये फिक्स है 1, b हमें 12 तक ले सकते हो, 1 2 3 4, कहाँ से लेते हैं, ये जो दिया होता है, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11। अब तुम्हें ये जो b की वैल्यू डिसाइड करना है कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बस वो लेना है। 1 का अगर 1 से लेता हूँ तो 1 माइनस 1, क्योंकि डिफरेंस करना है, 0 आएगा, 0 4 से डिविजिबल है, यानी एक एलिमेंट 1 मिल गया। 1 का 2 नहीं होगा, डिफरेंस 1 आएगा, 1 का 3 से नहीं होगा, 1 का 4 से नहीं होगा, 1 का 5 से हो जाएगा, 1 और 5 का डिफरेंस 4 होता है, 4 से डिविजिबल है। 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, तो सिर्फ क्या मिला 1 5 9। तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा सीधा 1 5 ये आएंगे एलिमेंट्स, वो एलिमेंट बताने जो कंडीशन को सेटिस्फाई करें। आया समझ में।
इसी में अगर ये बोलता फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, तब भी यही आंसर होता। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन लिख के आ जाता ना कभी कभी, तो भी आपको इसी तरीके से अब करना है और ये ऑर्डर पेयर बता देना, एलिमेंट बता देने। अब यहाँ पे देखो एक रिलेशन है a कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, और a प्लस डी इक्वल टू दे रखा b प्लस सी, और बोला है कि इक्विवेलेंस रिलेशन इसको प्रूव कर दो। इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर प्रूव करना है तो सेट मेथड से पहले मेन स्टेटमेंट लिख दो, उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांसिटिव की कंडीशन लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे इसको। देखो सबसे पहले मेन कंडीशन ये है, a कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, उसकी कंडीशन है a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी पहला एलिमेंट लास्ट वाले से ऐड हो रहा है और बीच वाले ऐड हो रहे हैं, ये पता चल रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी तक हमने जो सीखा है उसमें ऑर्डर पेयर कैसा होता था, a कॉमा बी, यहाँ पे क्या है a कॉमा बी है और ये क्या है c कॉमा डी है। तो माइंड में आप ये लेके चलना, ये a है और ये पूरा, क्योंकि हमें a और b से ही काम करना होता है ना, पता चले तुम कंफ्यूज हो रहे हो a क्या है b क्या है, तो ये पूरा तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं a है और ये पूरा पूरा b है। इसमें a में भी एक ऑर्डर पेयर दे दिया है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ये होगी, जब आप रिफ्लेक्सिव करोगे ना तो हो सकता है, पता आप क्या करूँ, आप बोलोगे चलो मैं चेक करता हूँ a कॉमा a, ये तब करते हो जब सिर्फ एक होता है a कॉमा बी, यहाँ पे a कॉमा बी भी और c कॉमा डी है, इसलिए मैंने पहली मेंशन कर लिया ये a है और ये क्या है b। तो आप रिफ्लेक्सिव में चेक करते हो a कॉमा a को, तो यहाँ पे मैंने जब बोल दिया ये a है, पूरा a है, तो a कॉमा a चेक करते तो अब आप क्या लिखोगे, a कॉमा b रिलेटेड इस b को क्या लिखोगे, a कॉमा b। ये समझो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये a है और ये क्या है। अब मैं बोलता हूँ a, तो a पूरा ये हो गया, फिर जो दूसरा वाला भी वो क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, इसलिए a कॉमा b लिखा। समझ में आ रहा है लिखना, किसको चेक करूंगा, ठीक है। अब चलो कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है, पहला एलिमेंट लास्ट वाले एलिमेंट में ऐड होगा और बीच वाले ऐड होंगे। तो a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हो, तो यानी ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल आ गए, नहीं कंडीशन कैसी आ गई है, ट्रू आ गई है। अगर ट्रू है इसका मतलब a कॉमा बी हमारा रिलेट कर गया a कॉमा बी से और ये रिफ्लेक्सिव हो गया। आया समझ में। अब आते हैं इसके सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला था आपसे कि आप पहले जो गिवन कंडीशन एग्जैक्ट वही कॉपी पेस्ट मार दो, यानी ये इफ a कॉमा बी अगर रिलेट कर रहा है c कॉमा डी से, तो इसका मतलब है a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। थोड़ा स्पेस छोड़ दो। अब लाना क्या होता है इसका उल्टा, यानी c कॉमा डी को रिलेट करवाना है किससे, a कॉमा बी से, और कितना आएगा, ये रिलेट करवाना है आपको, ये लाना है मतलब, ठीक है। और ये कब आएगा, जब पहला वाला एलिमेंट लास्ट वाले में ऐड करें और बीच वाले ऐड करें। अब ये देख लो कि जो बीच में स्पेस छोड़ा है कि इससे हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ पे c प्लस बी लिखा है, तो क्या मैं इसको c प्लस बी लिख सकता हूँ। यहाँ पे d प्लस ए लिखा है, तो क्या इसको मैं d प्लस ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसको इंटरचेंज कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, आ गया सेम, ये कंडीशन आ गई, तो इट इज सिमेट्रिक। इसलिए पहले से ही आंसर लिख लिया करो, कोई भी टफ से टफ आ जाए आपको यही अप्रोच लगाना है, पहले आंसर लिखो, बीच में थोड़ी स्पेस छोड़ दो और उसके हिसाब से लिख दो, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट कंडीशन ट्रांसटिव पे। तो ट्रांसटिव में आपके पास इफ दो कंडीशन लिखनी होती हैं, एक ये जो दे रखी है वो पहले कॉपी पेस्ट मारो, उसी से रिलेटेड एक और लेनी है। तो पहले मैंने ये लिखा कि अगर ए बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, इसका मीनिंग क्या है मेरे पास, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब देखो ये ए बी है, ट्रांसटिव में क्या लेते हो आप एक्स्ट्रा, b और c, तो आप b को क्या लिखोगे, b को ये लिखोगे, और एक आपको एक्स्ट्रा c लेना होता है, तो c ये नहीं है, d के आगे लिखो, क्या लिखना होगा, EF। समझ पा रहे इस बात को, ये a b, ये b
ये सी है तुम्हारा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें डेफिनेशन अप्लाई करूं तो क्या होगा, पहला एलिमेंट लास्ट वाले में ऐड होगा और बीच वाले में ऐड होंगे, यानी डी प्लस ई में। आया समझ में इतना? अब थोड़ा स्पेस छोड़ दो, लाना क्या होगा, ये पहला ऑर्डर पेयर किससे रिलेट करवाना पड़ेगा, लास्ट वाले से, यानी ए कॉमा बी को रिलेट करवाना पड़ेगा ई कॉमा एफ से। अगर ये रिलेट करके ट्रांसटिव हो जाएगा। ये कब आएगा, पहला लास्ट वाले से ऐड, यानी ए प्लस एफ, बीच वाले में ऐड बी प्लस ई। अब तुम्हें ये सोचना है कि इन दोनों में ऐसा क्या किया जाए, ये आ जाए, क्या करोगे, आंसर में कहीं डी नहीं है तो सपोज करो मैंने इधर कुछ गलत लिखा है क्या, ए प्लस डी था इधर ना, वो कुछ भी करो, ऐड कर लो, माइनस कर लो, जो तुम्हें समझ में आए। मेनली क्या है, इसमें डी नहीं है, क्या नहीं है, डी और सी भी नहीं है, तो किसी एक को हटा दो। तो ये सपोज करो मैंने इस वाली कंडीशन से यहां से डी निकाल लिया, तो कितना आएगा, बी प्लस सी माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा। और इस डी की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो सिंप्लीफाई जब करोगे तो ऑटोमेटिक देना यही मिल जाएगा, ठीक है। तो उस वेरिएबल को आप हटा देना, कोई नया क्वेश्चन भी आ जाए ना तो तरीका यही है, क्या, जो वेरिएबल आपके आंसर में नहीं है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना और दूसरे में पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा चाहे जितना टफ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो चलो पुट कर देते हैं, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी, डी कितना है ये, बी प्लस सी माइनस ए, और ये कितना है प्लस का ई, सी से सी कैंसिल हो गया, ए को एल एच एस में लेके आओ तो ए प्लस एफ हो गया, आर एच एस में बी प्लस ई है, तो देखो सेम ही तो आ गया। आया समझ में? तो पहले से रिजल्ट लिख लो, बीच में थोड़ा काम कर लो प्लस माइनस का, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए आप कर ले जाओगे। आया समझ? तो ये हो गया ट्रांसटिव, और ट्रांसटिव है तो लिख देना लास्ट में इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। कौन सा, ये क्या, अच्छा समझ में आ रहा है, हाँ तुम जाओ। फंक्शन किस किस को पता है, फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन बताओ फंक्शन की, कौन फंक्शन की मुझे डेफिनेशन बताएगा, कोई नहीं, अच्छा हाँ मेरे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं ना अभी 15-20 दिन बाद मेरे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, फंक्शन की डेफिनेशन मुझे याद होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी याद नहीं है, बताओ कितने बुरे दिन आ गए। चलो अभी तो पहले एक और क्वेश्चन देखो, अभी बात करेंगे फंक्शन पे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, सो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, आर की जो कंडीशन है वो है T1, T2 बिलोंग करता है रिलेशन में, तो T1 इज सिमिलर टू T2 है, और प्रूफ करना है कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैंने आपको बोला था अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले मेन स्टेटमेंट लिखोगे, T1, T2 अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मीनिंग है T1 इज सिमिलर टू T2, ये आपको लिख के रख लेना है। और अब तुम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव लिखोगे और जो तरीके बताए उस तरीके लिख देना है, ठीक है। अब जैसे मैंने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लिखना शुरू करा, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हम T2 को भी क्या करते हैं, T1 कर देते हैं, चेक करते हैं T1, T1, तो क्या होगा कंडीशन, T1 इज सिमिलर टू T1, T1 इज सिमिलर टू T1, कैसी कंडीशन है, ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर मुझे चेक करना था वो कंडीशन ट्रू दे दिया मुझे, ये रिलेशन में बिलोंग कर गया, और कर गया तो इट इज रिफ्लेक्सिव। आया समझ में? अब आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, पहली कंडीशन कॉपी पेस्ट मार दो, यानी इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2, फिर आप वो लिख दो जो लाना है, इसका उल्टा लाना होगा, T2, T1 बिलोंग्स टू R, ये लिख दिया मैंने पहले से ही। ये कब आएगा, जब मैं ये कह पाऊँ कि T2 इज सिमिलर टू T2, T1 उल्टा। अब आप ये देख लो, जो मेरे पास पहले से स्टेटमेंट है उससे मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ कि नहीं, तो भाई T1 इज सिमिलर टू T2 तो उल्टा भी कह सकते हो, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यही आएगा और इसका दिया आएगा और ये सिमेट्रिक हो गया।
समझ पा रहे हो किस तरीके से लिखना है? तो बहुत हार्ड जो लगता है लिखना बहुत आसान है, आप पहले से ही आंसर लिख दो, बीच में स्पेस छोड़ दो और कर दो उससे। अब आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्ट पे। तो ट्रांसक्रिप्ट में पहले दो कंडीशन लिखनी है। एक तो ये जो दे रखी है वो लिखो, इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब होगा T1, चलो सिमिलरिटी का साइन ये होता था अगर आपको याद हो, T1 इज सिमिलर टू T2, ये क्या लिख दिया, ठीक है, याद है ना, ऐसे ही होता था सिमिलर। एक एक्स्ट्रा में लेना पड़ता था, तो T2 T3 बिलोंग्स टू R का मतलब हो जाएगा T2 सिमिलर टू T3। लाना क्या होगा, पहला और लास्ट, यानी T1 T3। ये कब आएगा, जब T1 को सिमिलर कह पाओगे। तो क्या T1 T2 से सिमिलर है, T2 T3 से सिमिलर है, तो क्या T1 T3 से हो जाएगा। तो लिख देना, ये फर्स्ट कंडीशन लिख देना, ये सेकंड है। इतना कुछ तो लिखो, बीच में स्पेस छोड़ दी है, क्या करोगे, कोई सोचेगा अच्छा इसने कुछ लिखा नहीं है, नंबर काटो इसके, ठीक है, स्पेस क्यों छोड़ा था, उस स्पेस को फिल भी कर देना। अब कैसे भी कर दो, कंडीशन लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड। आया समझ में, कुछ लिख देना, मतलब स्पेस अगर ज़्यादा स्पेस छूट जाए ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बार बार स्पेस छोड़ दो, तो उस स्पेस में वो स्टेटमेंट रिपीट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। तो ये आ गया, सिमिलर हो गया, ट्रांसटिव हो गया। ट्रांसटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन लास्ट में लाइन लिख दो। अब आपसे आगे और बोला गया है क्या, कंसीडर 3 ट्राइंगल्स। तीन ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल T1 जो है उसकी साइड है 3, 4, 5। दूसरा ट्राइंगल T2 है जिसकी साइड है 5, 12, 13। और थर्ड ट्राइंगल है जिसकी साइड है 6, 8, 10। तो बोला है विच ट्राइंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड, यानी कि इस कंडीशन को, यानी सिमिलरिटी वाली कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सिमिलरिटी में साइड के रेशियो सेम होते हैं कि नहीं होते हैं, भूल गए हो तो मैं बता दूं, दो ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं जब साइड के रेशियो सेम होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। या दूसरी लैंग्वेज में ये बोलूं, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं और एंगल इक्वल होते हैं। तो प्रोपोर्शनल किस में दिख रहा है, फर्स्ट 3 का डबल 6 है, 4 का डबल 8 है, 5 का डबल, तो T1 इज रिलेटेड टू T3। राइट एंगल हो चाहे जो, सिमिलर तो नहीं है, सिमिलर कब आएगा, रेशियो लो, चलो ले लेते हैं, 3/5 लिखो, 4/12 लिखो, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं रेशियो, बताओ। 5/13 क्या ये सेम आएंगे, नहीं आएंगे, रेशियो सेम आने चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है, अगर ये पूछा हो तो राइट एंगल ट्राइंगल, इधर कंडीशन होती T1 एंड T2 आर राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हो जाते क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, पाइथागोरस होल्ड है। लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी की बात हो रही है, तो सिमिलरिटी में क्या हो जाएगा, T1 रिलेटेड टू, क्योंकि साइड के रेशियो इसमें सेम आएंगे ना, 3/6 कितना हो गया, 1/2, 4/8 कितना आया, 1/2, 5/10 कितना आया, रेशियो सेम आ गया 1/2। आया समझ में। तो अगर ऐसे है तो आपको ये लिख के सिमिलरिटी की डेफिनेशन लिख देना कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सो ये सिमिलर हो गया, ठीक है। बोला फॉर एनी 2 रियल नंबर्स ए एंड बी, ए रिलेटेड टू बी, ये IFF का मतलब पता है क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, तभी एग्जिस्ट करेगा मतलब, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। और बोला है ये जो रिलेशन है ऑल रियल नंबर्स के लिए है। अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव में क्या है, बताओ, लगाओ थोड़ा दिमाग आप लोग। पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा, आप लोग बताओ है क्या रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, अच्छा जी। रिफ्लेक्सिव में अगर मैं बात करूं तो क्या देखते हो आप, बी को भी ए करते हो ना। ये कंडीशन कब आ रही है, जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, और मुझे पता है रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मैं किसको चेक करूंगा, ए कॉमा ए को, तो बी को जरा ए रखना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचपन से सीखा, ये 1 होता है, भूल गए अपने बचपन, 10th क्लास, ठीक है। जब स्टार्ट किया था नया नया पर ट्रिग्नोमेट्री आ गया, अरे ये कैसा वर्ड, अपोजिट एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोल रही, तो पहली बार पता चल रहा, हम तो अभी तक यही जानते थे ट्राइंगल है तो ये है परपेंडिकुलर,
फिर पता चला ये पता चल गया ये एंगल है, ये है परपेंडिकुलर, थोड़ी नई नई चीज़ पता लग रही थी, समझ रहा हूँ, क्लियर है। तो हमने तो सीखा है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 के इक्वल दे रखा था, ट्रू कंडीशन आ गई, ट्रू है इसका मतलब कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव तो ये है। अच्छा सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक कैसे देखोगे आप, पहले जो कंडीशन है वो लिख दिया मैंने, मान लो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। अगर मुझे इसको सिमेट्रिक करना है, पहले मान लेता हूँ करना है, तो क्या आना चाहिए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और ये कब आएगा, ए की जगह बी आ जाए यानी साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी की जगह क्या आ जाए, कॉस स्क्वायर, उल्टा हो जाए ना। क्या आप इतना समझ पा रहे हो। अब आप ये देख लो, इसकी जगह ये क्या तुम ला सकते हो, ला सकते हो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ कॉस स्क्वायर है ना, यहाँ साइन स्क्वायर ही है, तो साइन स्क्वायर को फिर से बचपन पे आ जाओ, ठीक है, क्या होता है साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही लिखा, कॉस स्क्वायर भी, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें साइन स्क्वायर भी चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी इक्वल टू कितना 1, तो एक 1 तो कट गया, तो साइन स्क्वायर को राइट साइड में कर दो, कॉस स्क्वायर को राइट साइड में कर दो, क्या साइन स्क्वायर, सॉरी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी को राइट साइड कर दो, कॉस स्क्वायर ए को राइट साइड कर दो, और ये 1 बच जाएगा, तो क्या यही कंडीशन नहीं आएगी, कंडीशन ट्रू आ गई। सर हम ये बिना ऐसे करे खुद ही नहीं लिख सकते, कैसे, वो बीच वाला स्टेप पर sin स्क्वायर b प्लस sin cos स्क्वायर a तो 1 ही हो जाएगा। एंगल अलग अलग हैं, बचपन भूल जाते हो बार बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अल्फा बीटा नहीं, थीटा थीटा, समझ रहे हो, ये नहीं, अच्छा ये भी इक्वल है तो ये भी इक्वल नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसका ये हो गया सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं ट्रांसटिप पे। ट्रांसटिप में क्या है, दो कंडीशन पहले खुद से लेके देखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू आ गई तो ठीक है, नहीं आया तो फिर ठीक है देख लेंगे इसको, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, ट्रांसटिप में एक कंडीशन जो हमारी मेन है वो लिख देते हैं, कौन सी कंडीशन, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब दे रखा है साइन स्क्वायर ए। अच्छा क्वेश्चन पहली बार करवा रहा हूँ तुम लोग क्लास में ये वाला क्वेश्चन में, और एक बात ध्यान रखना, जितने भी मैं क्लास ले रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चन तो रिपीट बार बार होंगे, 50-60% हमेशा हर क्लास में रिपीट होगा, क्यों, ज़्यादा हिट एंड ट्रायल नहीं मारना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा पूरी क्लास में नए नए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ एंड टाइम में, नहीं, तो 60-70% हो सकता है सेशन में ऐसे क्वेश्चन तुम्हें लगेंगे, अरे ये तो पिछली बार सर में पहले करवाए फिर बोर्ड है, तभी तो रटेंगे बिल्कुल माइंड में, जैसी क्वेश्चन अरे क्या पढ़ाते हैं सर यार, बिल्कुल छाप दिया पेपर, बिल्कुल बिल्कुल यही बोला था यही आएगा वही आ गया, समझ रहे हो, तो वो भी तो करना है। और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे मैंने बताया ना, जब भी मैं क्लास ये वाली ले रहा हूँ हमेशा इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कौन से 2-4 क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा करवाने हैं, और आप देख रहे हो जितनी भी क्लास ली हमेशा 2-3 क्वेश्चन तो मैं हमेशा अच्छे लेके आया हूँ और हर बार लाऊंगा इसी, तो इसको इसलिए क्लास को मिस तो नहीं करना है। तो देखो ये जैसे नया क्वेश्चन आपके लिए हो गया और आपको नहीं कर रखा होगा ना, आप ये नहीं कर पाते, अभी आपको आसान लग रहा है क्योंकि मैं करवा दे रहा हूँ, नहीं तो ये कर नहीं पाओगे आप लोग। ट्रांसटिप करते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। एक और कंडीशन खुद से लेते हैं, क्या लेते हैं, बी और सी, बी कॉमा सी भी तो लेना होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू आ जाए तब तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी, ए की जगह बी है बी की जगह सी है, कॉस स्क्वायर सी किसके इक्वल, 1 के इक्वल। अच्छा अगर इसको ट्रांसटिप मुझे करना है तो क्या ट्रू आना चाहिए, ए कॉमा, ये कब आएगा ट्रू, पहले में साइन है दूसरे में कॉस है, यानी ये आना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी किसके इक्वल आना चाहिए, आपको बी को हटाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें देखो, हाँ चेंज करके भी कर सकते हो या दोनों को ऐड कर दो, दोनों कंडीशन को अगर मैं ऐड कर दूंगा तब भी आ जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को आप दो तरीके से कर सकते हो, देखो या तो ऐसा करो कॉस स्क्वायर बी को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और ऐड कर दो, साइन स्क्वायर बी कट जाएगा, या डायरेक्ट ऐड कर दो दोनों को, देना साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर बी प्लस का साइन स्क्वायर बी प्लस का कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 + 1 कितना होता है, हाँ तुम साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना होता है, पक्का, अच्छा तो साइन स्क्वायर ए
प्लस ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए थी, सेम है तो 1 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू कितना 1 को यहाँ माइनस कर दो, कितना आ गया। देखो मैं स्पेस भी उतना ही छोड़ता हूँ, देखो हो जाता है एडजस्ट। आप भी मतलब स्पेस छोड़ देना, अगर मान लो स्पेस ज़्यादा बच जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड और बड़ा बड़ा लिख देना, जितना स्पेस ज़्यादा लगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। और अगर लग रहा है कम स्पेस बची तो कम लिखना, ठीक है। अब जैसे मुझे कम स्पेस लग रहा है मैंने ऐड लिख दिया, बस चल जाएगा काम। आया समझ में? हाँ, वही समझाना है टीचर को भी अपने, ठीक है। तो आगे आंसर देखो, 1, C, तो इसका ये ट्रांसटिव भी हो गया, तो आंसर क्या आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। आया सब समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, नया था थोड़ा। तो अगर आपको पेपर में बाई चांस अगर ये आ जाए तो कुछ सॉल्व करनी जरूरत थोड़ी ना, अगर पहले से कर रखा है लगा के आ जाना इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो ये, चलो इसको तुम लोग ट्राई करो, x माइनस वाई लेस देन 1। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसटिव चेक करके देखो। सर अगर किसी ऑप्शन में से कॉपी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिट है तो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, फिर बताइए ऐसा ना। क्या तुम लोग पहले चलो अपने अपने आंसर, तुम्हें क्या लगा सिमेट्रिक और ट्रांसटिव? चलिए एक आंसर आया रिफ्लेक्सिव, तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। अरे मैं y को अगर x कर दूं, x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 0, 0 1 से छोटा है, तो रिफ्लेक्सिव तो पक्का, यानी कि आंसर B हो सकता है, आंसर A हो सकता है, इसमें तो फिलहाल है नहीं, तो कुछ ये भी हो सकता है। मैं वही पूछ रही हूँ कि वो मानेंगे उसमें हाँ, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। उसमें रिफ्लेक्स की बात ही नहीं है, मतलब सिमेट्रिक ट्रांसटिव देखना होगा, ठीक है। यानी अभी कंफ्यूजन है, इससे रिफ्लेक्सिव से ऑप्शन क्लियर नहीं होगा, आपको एक और सिमेट्रिक तक पहुंचना होगा एटलीस्ट। सिमेट्रिक में क्या है, अच्छा सबको रिफ्लेक्सिव तो क्लियर हो गया ना। चलो अगर मैं रिफ्लेक्सिव को एक बार देखूं, x माइनस वाई है ना, तो रिफ्लेक्सिव में हम y को भी x कर देते हैं, 0 लेस देन 1, कंडीशन ट्रू आ रही है, इसका मतलब x कॉमा एक्स लाई कर रहा है, ठीक है। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, x कॉमा एक्स सीधा लिखना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक में देखो क्या होता है, अगर x माइनस वाई का मॉड जो है वो लेस देन 1 है, तो क्या आना चाहिए y माइनस एक्स का मॉड लेस देन 1 आना चाहिए उल्टा। तो मॉड में हम माइनस तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, तो मॉड में माइनस हटा दो तो ये आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है। अरे रुक तो जाओ, सुनो सुनो सुनो, अब ट्रांसटिव और चेक करते हैं पहले, उससे क्लियरिटी आ जाएगी। तो ट्रांसटिव अगर देखेंगे तो आप अगर ट्रू कंडीशंस को पहले लिखो तो क्या लिखोगे, मॉड x माइनस वाई लेस देन 1, एक हमें खुद से लेना पड़ता है, y माइनस जेड लेस देन 1, ये लिखोगे। अब लेकिन यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। अब ये एक तो इनइक्वालिटी है ना, अब ऐसे मॉड ब्रेक भी नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो फिर क्या करो, ऑर्डर पेयर सोचो कुछ कि कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिस पे ट्रू आ रहा है। अगर हर बार ट्रू ही मिल रहा है तो ठीक है, हो जाएगा, वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन अगर कोई ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया जो रिजेक्ट कर रहा हो, सबसे बढ़िया है, नहीं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते इनइक्वालिटी को इस तरीके से। तो मुझे देखो इसका ऑर्डर पेयर याद है, ठीक है, 2 कॉमा एक बार कुछ एलिमेंट लेके देखो, 1 कॉमा 2, ठीक है, 0, 2 और 2, 4। तो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं रिजेक्ट करवाना है। चलो तुम लोग कुछ ऑर्डर पेयर सोचो जिससे रिजेक्ट हो रहा हो, मतलब ये मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर जो है वो रिजेक्ट होगा। अब आप कहोगे सर मुझे पेपर में कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस पहले से करके जाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन पता रहेगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। नहीं तो हमेशा तुम्हें पता है, मैं तुमसे बेसिक्स भी क्वेश्चन सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया था, जो अगर तुम्हें नहीं पता कि फ्रैक्शन नंबर लेना है नहीं कर पाओगे, तो ये कोई आंसर नहीं होगा कि आपको कैसे पता, वो प्रैक्टिस से आएगा। जरा बताओ कोई ऑर्डर पेयर मिल रहा है ऐसा, और मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है यहाँ इक्वल टू शायद होता है, ठीक है। जब तक आप लोग चेक करने एक बार ऑर्डर पेयर, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ, मिल गया ऑर्डर पेयर, मिल गया तो बता दो। चलो फिर 2, 3,
ट्रू नहीं आएगा ना, 1 लेस देन 1 कैसे होगा, इक्वल टू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इधर इक्वल टू शायद होता है। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, तब तक आप सोच के देख लो, शायद कोई ऑर्डर पे मिल जाए, क्योंकि आंसर तो मैं बता दे रहा हूँ नॉट ट्रांसिटिव आना है, यानी कि ए बी और बी सी तो ट्रू आएगा और ए सी ट्रू नहीं आएगा, उसमें इक्वल टू यहाँ थोड़ा चेक कर लूँ, ये मिसिंग लग रहा है। अगर 2 - 3 करोगे तो लेस देन 1 ही तो आ रहा है। क्या आ गया, मॉड है बाहर। तो मॉड प्लस कर देगा ना सही बात है। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ, जब तक आप लोग चेक करो इसको। इफ आर इज हाँ लेस देन इक्वल टू 1 है, इक्वल टू है यहाँ पे, इसलिए मुझे याद था ना यहाँ पे इक्वल टू आता है, 1 ही आता है। चलो बताओ कौन कौन से ऑर्डर पे आ रहे हैं, 2 3, 2 3 पे ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 2 - 3 का जो मॉड होगा ये -1 आएगा, तो मॉड -1 क्या हो जाएगा, +1 ही हो जाएगा, तो इक्वल टू होने की जैसे ट्रू आ गया। चलो बी सी में क्या लिया, 3 4 ले लिया, चलो तो 3 - 4 का मॉड, तो ये 1 आएगा, चलो कंडीशन ट्रू हुआ। अब किसको चेक करोगे, 2 और 4 को चेक करोगे, तो 2 और 4 लिया आपने, तो 2 - 4 कितना आएगा, मॉड 2 आ जाएगा, तो ये तो 1 आ गया 2 से बड़ा, इसका मतलब कंडीशन क्या है, फॉल्स आ गई ना, ये ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, देखो ए भी कर रहा था, बी सी भी कर रहा है, लेकिन ए सी बिलोंग, समझ में आ गया ना, तो ये ट्रांसिटिव नहीं है। अब देखो क्या ऑप्शन नहीं हो सकता है, देखो रिजेक्ट करते हैं, ट्रांसिटिव नहीं है तो बी ऑप्शन नहीं होगा, इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, ट्रांसिटिव नहीं है, लो ये भी रिजेक्ट। तो अब इसमें हमने कैसे डिसाइड करा ए ऑप्शन है, थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही थी, लेकिन ट्रांसिटिव की वजह से क्लियरिटी आ गई, ऑप्शन ए ही होगा। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो कुछ आपको जो मैंने आज 2 3 नए क्वेश्चंस करवाए हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन पे। हाँ अब मैं पूछ रहा था फंक्शन की डेफिनेशन बताओ, कौन बता रहा है तुम लोगों में। अरे वाह क्या बात है, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, और लॉजिक तुम्हारी ऐसी मक्खन की तरह बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कोई पूछ ले चलो नंबर ऑफ फंक्शंस बताओ, चलो डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ फंक्शंस तो पूछ सकता हूँ, नंबर ऑफ फंक्शन बता दो। अरे हाँ सही बता दिया इसने, तो सही बता दिया ठीक है, मतलब तो हाँ कहाँ गए डेफिनेशन वाले, हाँ तुम तो अच्छा थोड़ा लेट, चलो तुम ये बता दो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कैसे देखते हैं। चलो अब तुम छोड़ दो वो सब, ठीक है ठीक। चलो फंक्शंस की बात करें, तो फंक्शन में अगर आपको देखना, एक तो रिलेशन सीखा आपने, इतना देख लिया रिलेशन में ऐसा हो रहा था कि ऑर्डर पेयर में 1 1 भी आ रहा था, 1 2 भी आ सकता था, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की जो मेन डेफिनेशन है वो है एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। चलो बढ़िया हुआ तुमने बोलना ही, ठीक है, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। इसका क्या मतलब है, अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो अगर 1 का कनेक्शन अगर 1 से है तो इस 1 का किसी और से नहीं हो सकता। रिलेशन में होता है 1 का 1 से, 1 का 2 से भी है, मन करे 3 से भी कर लो, 4 से भी कर दो, 50,000 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस में हो रहा है, रिलेशन में। फंक्शन कह रहा है नहीं नहीं, एक का एक से ही, 2 है तो 2 का 2 से। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है, ये भी फंक्शन है, एक और केस हो सकता है ए और बी, 1 का 1 से, 2 का भी 1 से हो सकता है। कई बार डाउट आता है ये है कि नहीं है, ये भी फंक्शन है। क्योंकि देखो अगर मैं पर्टिकुलर 1 को देखूं तो 1 का तो कनेक्शन एक से ही है ना, आपको यहाँ से देखना है, वहाँ से नहीं। 2 का कितना से कनेक्शन है, एक से ही है ना, एक से होना चाहिए कनेक्शन। आया समझ में, ये भी फंक्शन है, ये भी क्या नहीं है, वो भी केस। कुछ लोग हंस रहे हैं, बहुत मजा आ रहे हैं, ठीक है। ए है और इधर बी है, क्या नहीं होगा, 1 का 1, 1 का 2, ये नहीं है फंक्शन, बस ये केस हटा दो। ये दोनों केस हमारे फंक्शन के हैं। एवरी एलिमेंट है यूनिक इमेज, क्लियर हो गया। चलो इतना डिफाइन कर लिया, फंक्शन को देखते कैसे हैं। अगर मुझे कोई ऑर्डर पेयर दे दे तो मैं डिसाइड कर लूँगा इस तरीके से। अब लिखते कुछ ऐसे हैं फंक्शन को,
ए एरो बी, इस तरीके लिखा, सुनो, क्योंकि फंक्शन बहुत वाइड टॉपिक है, आपको पता है फंक्शन में डोमेन रेंज बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सीधी बात 11 का इतना बड़ा टॉपिक है ये डोमेन रेंज, उस पर नहीं जा रहे हैं, उतना बता रहा हूँ जो 12th में काम आ सकता है, ठीक है। एफ ए एरो बी इस तरीके से लिखा होगा, ये होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन, एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन। अगर मुझसे कोई डोमेन की डेफिनेशन की बात करें, अच्छा कोडोमेन तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा तो तुम्हें उसके बारे में दिमाग नहीं लगाना कि कोडोमेन मैं क्वेश्चन में कैसे निकालूंगा। हाँ, डोमेन पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और वो पहला वाला सेट होता है डोमेन, ठीक है। तो डोमेन का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू, अगर मुझसे कोई डोमेन पूछ रहा है तो डोमेन का मतलब होगा द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। अब डेफिनेशन तो लिख दी, पेपर में डेफिनेशन आती नहीं है, कुछ लोग कहते हैं इस बात को, ठीक है। तो एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, तो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने एफ एक्स लिखा स्क्वायर रूट में एक्स माइनस 1, मैंने कहा इसका डोमेन बताओ, तो आप डेफिनेशन जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। अब मुझे पता है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर 1 से कम रखना शुरू करूँगा तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो वो रियल फंक्शन नहीं रहेगा, और हम रियल फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। इसको बेटर, एक मिनट, 1 माइनस एक्स कर लूँगा, जल्दी समझ में आएगा। अब आपको इसमें क्या कर दिया होता है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव नंबर में ज़्यादा दिमाग चलता है। अब 1 माइनस 2 समझ में आ रहा तुरंत, नेगेटिव, 1 माइनस 4 नेगेटिव, तो यानी एक्स की रू 1 से ज़्यादा पुट करूँगा तो रूट के अंदर क्या आएगा, तो हमारे लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर मैं इसका आपसे डोमेन पूछूं तो क्या आएगा बताओ, माइनस इनफाइनाइट से कितना आएगा, और 1 पे इंक्लूड रहेगा, क्योंकि 1 के आगे जैसे ही निकलोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव। समझ में आया देखना। तो वैसे डोमेन के चांस कम है कि प्रॉपर डोमेन पे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आइडिया होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। डाउट है कुछ? हाँ हाँ हाँ, अब जैसे हाँ रूट में 0 हो सकता है, जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मुझसे कोई कहे फंक्शन एक है x+1 अपॉन x माइनस 2, और कोई बोले डोमेन बताओ, बताओ क्या होगा डोमेन, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अनडिफाइन कर देगा, तो 2 पे 0 हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर में से -2। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई डोमेन क्या है, ठीक है। चांसेस कम है आने के डोमेन पे, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना आइडिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्टिव तो नहीं आएगा, ठीक है। अब एक है हमें रेंज का आइडिया होना चाहिए कि किसी फंक्शन का रेंज क्या होता है। एक हो गया डोमेन, अब एक हमें आइडिया हो रेंज का। तो रेंज हमारा सिंपल होता है आउटकम, यानी तुमने फंक्शन में x की वैल्यू पुट करी और आंसर क्या मिल रहा है। जैसे मैंने f(x) लिया x², अब मैं डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेंज की बात कर रहा हूं। इस फंक्शन में मैं x को जो पुट कर रहा हूं तो मुझे आंसर क्या क्या मिलेगा, वो मेरा रेंज है। तो तुम्हें बताओ क्या क्या मिलेगा इसमें। पहली बात तो यहाँ पे स्क्वायर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, -1 पुट करूं तो +1, 2 पुट करा +4, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो रेंज है वो क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी। आउटकम तुम्हारे रेंज है। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो अब रेंज भी एक बहुत वाइड टॉपिक है पढ़ाने को, तो रेंज ही तुम्हें 1-2 घंटे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जिससे कि आप फंक्शन के जो टाइप हैं वो समझ पाओ, ठीक है। क्या बताया मैंने, डोमेन बताया एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, और रेंज बताया आउटकम होता है, यानी कि हम जब एक्स को पुट कर रहे होते हैं फंक्शन में जो आंसर निकल के आते हैं वो हमारे रेंज होते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमने फंक्शन सीखा कि कौन कौन से टाइप के फंक्शन यहाँ पे हो सकते हैं, मतलब ठीक है। इस तरीके से लिख के आ जाएगा तो ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। अब जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखना है। तो टाइप ऑफ फंक्शन में 2 ही टाइप सीखने हैं आपको, एक आपका है 1-1 और एक आपका है ऑन टू। एक है 1-1, एक है ऑन टू। नाम से ही पता चल रहा है 1-1, एक का कनेक्शन एक से ही होगा,
तो ऐसे 1 1 हो गया, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, सॉरी 3 3, ऐसे एक से। कौन सा केस नहीं होगा? ये केस फंक्शन में तो आता है लेकिन 1 1 में नहीं आता है। 1 1 में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग गई है कि एक एलिमेंट की एक इमेज होगी और दो एलिमेंट के सेम आउटकम नहीं हो सकते। जैसे इसमें फंक्शन में सिर्फ एक डेफिनेशन थी, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, तो ठीक है, यूनिक इमेज तो यहां भी आ रही है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, दो एलिमेंट का सेम आउटकम नहीं हो सकता, जो कि फंक्शन में तो है दो एलिमेंट का सेम आउटकम, लेकिन 1 1 में नहीं है ऐसा। समझ में आ गया? तो वो मैनी 1 बन जाएगा। अगर मैं, ये केस 1 1 का है ना, अगर ऐसा हो जाएगा ना 1 1 है और 2 1 है, तो ये फंक्शन तो है लेकिन 1 1 नहीं है, तो कौन सा है? मैनी 1, मैनी 1 है। ठीक है। ऑन टू सिंपल याद रखना, कोडोमेन किसके इक्वल होता है? रेंज के इक्वल होता है। रेंज का मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। रेंज क्या होता है? आउटकम होता है। कोडोमेन तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, कैसे देखोगे? फंक्शन लिखा होगा ए एरो बी, जो दूसरा सेट होगा वो कोडोमेन होगा। सिंपल आया इसमें? रेंज का मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज अगर आ गया तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक होगा चेक करने का, एक होगा प्रूफ करने का। तो जैसे रिलेशन में हमने प्रूफ करने की बिल्कुल फिक्स पैटर्न रखा था, तो एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा फिक्स पैटर्न वाला, ठीक है, और एक है चेक करने के लिए। अच्छा, एक नाम भी थोड़ा समझ लेते हैं। ऑन टू फंक्शन अगर है, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल है। अगर मान लो कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं है, तो वो फंक्शन हो जाता है इनटू फंक्शन। कौन सा हो जाएगा? इनटू। जैसे जो 1 1 नहीं है लेकिन फंक्शन है, तो वो मैनी 1 है। अगर ऑन टू नहीं है तो कोई तो है, तो वो इनटू है। अच्छा, 1 1 का एक नाम है इंजेक्टिव और ऑन टू का एक नाम है सरजेक्टिव, तो ये भी ध्यान रखो। पेपर में कहीं ऐसे ही पूछ ले इंजेक्टिव को क्या बोलते हैं, भाई ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चंस पे। एक और फॉर्मूला याद रखना, जो बेसिक फॉर्मूला, इस पे 1 नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ फंक्शंस पे, जो मैंने पूछा था शुरुआत में, कि अगर एक सेट ए है जिसमें है तुम्हारे पास m एलिमेंट्स, सेट बी है जिसमें तुम्हारे पास है n एलिमेंट्स, और मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ फंक्शंस, तो याद रखना जो दूसरा वाला सेट है ना, उसको बेस रखना है, यानी n बेस में रखना है, पावर लगानी है a वाले सेट की, यानी n की पावर m। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला है n की पावर m, अगर सेट a में m एलिमेंट है और सेट b में अगर n एलिमेंट है। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला याद रखिए। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए इसी बात पे। क्या है इसका आंसर? इसमें सेट में एलिमेंट है 3, दूसरे में 4, तो मैंने बोला दूसरा सेट है वो बेस में आएगा और पहले वाला सेट पावर में आएगा, तो क्या आंसर आएगा? थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो याद रखना बेस में कौन आएगा? जो दूसरा फंक्शन है। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये जो आपको ये ABCDE देख रहा है, तो यहाँ पे आप देखो 3 फंक्शन सेम टाइप के दे रखे हैं, और इसमें आपको इंजेक्टिव यानी 1 1 और ऑन टू देखना है, और फंक्शन सेम है और आंसर अलग अलग होंगे। क्यों आंसर अलग अलग होंगे? क्योंकि यहाँ पे डोमेन सबके अलग अलग दे रखे हैं, कभी कोडोमेन अलग अलग दे रखे हैं, इस वजह से आपके आंसर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हमें चेक करना है, बस चेक कर लेते हैं। पहले मैं ए पार्ट को ले रहा हूँ। ए पार्ट में मेरा फंक्शन तो है एक्स स्क्वायर, और फंक्शन जो बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से कहाँ है? एन एरो एन है, यानी कि ये डोमेन है और ये क्या है? कोडोमेन। मैपिंग कर लेते हैं, पता लग जाएगा कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा। तो चलो ये हमने लिखा। अब मुझे नेचुरल नंबर पुट करना है, तो 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर क्या आया? 2 पुट करा, 2 का स्क्वायर क्या आया? 3 का स्क्वायर। इतना तो मुझे क्लियर हो रहा है कि आंसर हमेशा अलग अलग मिल रहा है मुझे, तो ये 1 1 होगा। 1 1 तो ये है, समझ में आया? अच्छा, क्या ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं है, क्योंकि आउटकम हमेशा 1 के बाद क्या मिल गया? 4, और जबकि कोडोमेन में क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी 2 भी है 3 भी है, तो ये ऑन टू नहीं है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, मतलब क्या? बस आपने देख लिया ये 1 1 है नहीं है। ठीक है, लिखते कैसे हैं वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाऊंगा। समझ में आ गया? यानी इसी को अगर मुझे लिखना हो प्रॉपर,
अभी आपने माइंड में समझ लिया कि हाँ ये 1 1 है, ये ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, वो लॉजिक भी समझ में आ गया। पेपर में लिखना कैसे, तो एक मैंने ये क्वेश्चन लिया इसके लिए, ये इसमें मैं लिखना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, क्योंकि वो सब में फिर रिपीट होगा इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो बी में क्या है तुम्हारे पास, फंक्शन तो एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन इस बार है जेड। जेड का मतलब जानते हो क्या है, इंटीजर्स है। तो आप कुछ पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लो, कुछ नेगेटिव वैल्यू पुट कर लो। तो -1 पुट करा तो 1 आएगा, और +1 पुट करा, दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, तो 1 1 तो 1 1 नहीं है, ठीक है। ऑन टू बताओ है कि नहीं है, ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि आप जब 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, -2 का स्क्वायर भी करोगे 4, हमेशा पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, और जबकि इसका कोडोमेन क्या है, जेड है, उसमें नेगेटिव भी है। तो आप देखना तो सीख गए हो ना कि ऑन टू नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कि आप देखना सीख जाओ, कर पा रहे इतना। आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, लिखा है f(x) तो एक्स स्क्वायर ही है, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो R है, रियल वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 1 नहीं होगा। ऑन टू है क्या, ये सेम ही हो गया, ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव, और जबकि इसका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। हमने ऑन टू में सीखा है कोडोमेन किसके इक्वल होता है, रेंज के। चलो डी पे आ जाओ, डी में तुम्हारे पास है x3, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो n to n में है, तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब 27, सब पे अलग अलग आ रहा है, तो 1 1 तो है, ठीक है। ऑन टू होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर पुट कर रहे हो, तो 8 के बाद सीधा 27 आ गया, जबकि इसका कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, उसमें सब कुछ होगा 1 2 3 4 सब लाइन से। यहाँ पे बीच बीच में स्किप हो जा रहा है, समझ में आया। ये जो लिख रहा हूँ ना, ये 1 8 27, ये रेंज है, क्या है, जिसका कनेक्शन हो जाता है, ये जो आउटकम आ रहा है ना, ये रेंज है। तो रेंज ये हुआ, कोडोमेन ये हुआ, इक्वल नहीं है, इस वजह से ऑन टू नहीं है। आया समझ में। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, देखो इस बार हमारे जो ई पार्ट है इसमें f(x) = x3। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ z की, z हमारा इंटीजर वैल्यू है, तो 1 का क्यूब क्या हो गया 1, -1 का क्यूब -1, हाँ नहीं भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। ये -1 आया, 2 का क्यूब क्या आया 8, -2 का क्यूब, क्या अलग अलग आउटकम मिल रहा है, तो ये 1 1 होगा। ऑन टू बताओ है कि नहीं है, सोच लो, क्यों है, सारे इंटीजर कवर हो जाएंगे। अच्छा नहीं मुझे बताओ 7 का क्यूब रूट क्या करोगे, इधर किससे कनेक्ट होगा, मतलब किसी से कनेक्ट होना चाहिए ना। सुनो देखो सुनो, आप समझते नहीं हो, बस बकवास करते हो क्या। 1 का क्यूब कितना है 1। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिर्फ जेड दे रखा है, अगर रियल नंबर होता ना तो पॉसिबिलिटी बन जाती। अब हमें पता है कि 1 के बाद मैं सीधा 2 लूंगा, 2 के बाद कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना, तो बीच के नंबर पॉजिटिव तो छूट गए ना आपसे। जबकि ऑन टू में ये हमारा रेंज में 1 और 8 आया, और 2 3 छूट गया, और जबकि 2 3 किस में है, इसके गया क्या, बच गया है, ठीक है। कहाँ था ये हमारा ये, तो 1 1 तो ये था ही पहले से, लेकिन ऑन टू नहीं है, समझ में आ गया, क्योंकि बीच के एलिमेंट छूट रहे हैं। अगर रियल नंबर होता तो ऑन टू फिर पॉसिबल था, ठीक है। अब आते हैं, अब मैंने आपको क्या सिखा दिया है, रिलेशन में हमने प्रॉपर स्टेप लिखना भी सीखे और चेक करना भी सीखा। अभी मैंने आपको चेक करना तो सिखा दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो कैसे माइंड में कर लो, अच्छा ये 1 1 है, ये ऑन टू नहीं है। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन में जो सब्जेक्टिव भी आ जाए और वो 1 1 भी ना हो या फिर वो ऑन टू ना हो, जैसे इसमें देखो ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। अब लिखना भी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है, तो लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास mod x है, f(x) = mod x। अच्छा ये डेफिनेशन बता रखी, कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या दे दिया, mod x इज x इज पॉजिटिव और 0, mod x -x, x इज नेगेटिव।
इससे कंफ्यूज मत होना, ये मॉड एक्स की डेफिनेशन है कि मॉड एक्स क्या होता है, पॉजिटिव एक्स से ब्रेक होता है जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होती है 0 होती है, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो माइनस एक्स है, वही बता रहा है ये। ठीक है, मेन हमारा फंक्शन ये है जिसमें एफ बोला गया है आर एरो आर, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। समझ में आया? अब जब इसने बोला कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो तुम्हें दिमाग ये लगाना है ऐसे कौन से दो एलिमेंट हैं जिसपे सेम आउटकम आ रहा है, बताओ कौन से हैं? तो -1 का भी मॉड +1 और f1 ये भी 1। तो पेपर में क्या लिखना है, सिंस -1 एंड +1 हैव सेम इमेज सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। सबको समझ में आया? अगर मुझे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, सब्जेक्टिव आ गया क्वेश्चन, तो आप बता देना कौन से दो एलिमेंट पे सेम आउटकम आ रहा है, और सेम आउटकम नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहां तक सही चल रहा है? अब आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू में कोडोमेन और रेंज इक्वल आना चाहिए। अब मुझे पता है मॉड होने की वजह से मेरा आउटकम हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, और जबकि कोडोमेन क्या है, इसका रियल नंबर है। तो ये पता तो लग रहा है कि इक्वल नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा ना, पता से क्या होता है। ठीक है, अब आपने लिखा कि एफ एक्स है मॉड एक्स। ठीक है, तो आप लिखोगे रेंज जो है इसकी क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। पता होना चाहिए रेंज कितनी है, तो रेंज क्या होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर, 0 पे 0 आ जाएगा आउटकम, तो 0 से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो रेंज आया 0 से इनफाइनाइट, और इसका जो कोडोमेन क्या दे रखा है, रियल नंबर। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो नॉट ऑन टू। एक और तरीका है लिखने का, मान लो अगर आपको रेंज ना आता हो कि कितना है रेंज, लेकिन आपको ये पता लग रहा है कि ऑन टू नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको दूसरे तरीके से, जो फिक्स पैटर्न है। हमें पता है आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, मॉड है, कितना मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है पॉजिटिव मिलेगा, और मुझे पता है कोडोमेन में तो रियल है, नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा, यानी रेंज में कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज इसकी जगह, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू -2। आप कोई भी नंबर ले लो कि मेरे पास x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पे मुझे आंसर क्या मिल जाए, -2, जबकि -2 इसके कोडोमेन में है, तो बस लिख दो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। तो ये लैंग्वेज यूज कर सकते हो जब तुम्हें रेंज प्रॉपर पता ना हो, मतलब एग्जैक्ट। जैसे यहाँ पे मुझे पता था 0 से इन्फाइनिटी है, और तुम्हें कन्फ्यूजन है कि यार 0 से 10 तक है, इन्फाइनिट तक, कोई बात नहीं, तुम ये लैंग्वेज यूज कर लो, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू -2, उससे रिजेक्ट कर दो, ये ज़्यादा बेस्ट है वैसे। ठीक है, अब जैसे ये आ गया बाइजेक्टिव फंक्शन, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी ये हमें प्रूफ करना है। अब मैंने आपको बस 5 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, जानो जा सकते। सुनो, बाइजेक्टिव जो है वो क्या है, 1 1 ऑन टू, और ये प्रूफ करवा रहा है, इसका मतलब है मुझे सेट मेथड से प्रूफ करना है। बात समझ में आया? मतलब अभी हमने क्या सीख लिया कि चेक करना सीख लिया, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी मैं कर लूंगा, अगर सब्जेक्टिव भी आ गया तो भी मैं कर लूंगा। अब बस बच गया है जो 1 1 ऑन टू है उसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि 1 1 ऑन टू को हमें कैसे पेपर में लिख के आना है, सेट मेथड क्या है, 1 1 का मेथड क्या है और 1 2 का मेथड क्या है, वो हमें सीख लेना है। ठीक है, समझ में आया इतना? तो कैसे करोगे, 1 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 1 का जो फिक्स मेथड है वो है fx1 इक्वल टू fx2। अब ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं 1 1 का फिक्स पैटर्न क्या है। तो फिक्स पैटर्न ये है कि आप fx1 को लिखो fx2, और सॉल्व करने के बाद आपका x1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, अगर ये आ जाएगा तो आप कह दोगे कि ये फंक्शन 1 1 है, ये है इसका फिक्स पैटर्न। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। fx1, अगर fx ये लिखा है तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 माइनस 3 अपॉन x1 प्लस 1, ये आ जाएगा x2 माइनस 3 अपॉन x2 प्लस 1, ये आएगा। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई x2 प्लस 1 में, और x2 माइनस 3 का मल्टीप्लाई x1 प्लस 1 में। करो सिंप्लीफाई और चेक करो, x1 इक्वल टू x2 आएगा। देखना x1 x2,
ये सही है ना, x1 प्लस 1, x1 x2 x1 माइनस का 3x2 माइनस 3, x1 x2 प्लस का x2 माइनस का 3x1 माइनस का 3, ये कट गया, ये कट गया। तो ये इसको इधर ले आओ, 4x1 आएगा, ये 4x2 आएगा, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। ये हो गया 1 1। अब ऑन टू का सेट मेथड क्या है? ऑन टू का सेट मेथड ये है कि जो fx आपको दिया है इसमें आप fx को ले लो y, fx को क्या लेना है y, और x की वैल्यू y के टर्म में निकाल देना, और रेंज तुम्हें निकालनी नहीं आती होगी कोई दिक्कत नहीं, कोडोमेन इक्वल टू रेंज लिख देना क्योंकि वो होगा ही होगा। तो देखो लिखते हैं कैसे, fx को y लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से x की y के टर्म में निकाल लेंगे, एक्स वाई प्लस का y इक्वल टू एक्स माइनस 3, x को इधर लाओ, एक्स वाई माइनस का x इक्वल टू माइनस 3 माइनस वाई, x कॉमन ले लिया, y माइनस 1, तो x आपका आ गया माइनस 3 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस का 1, ये आ गया। अगर थोड़ा अगर आपका दिमाग चल रहा हो रेंज के बारे में तो ठीक है, नहीं चल रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है y जो होता है वो रेंज होता है, और हमें पता है y के लिए हम 1 नहीं ले सकते क्योंकि 0 हो जाएगा नीचे वाला टर्म, और नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब y जो है वो रियल नंबर होगा लेकिन 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे भी देखो इसका जो कोडोमेन था वो क्या था, रियल नंबर माइनस का 1, यहाँ पे भी क्या है, रियल नंबर माइनस का 1, तो कोडोमेन किसके इक्वल आ गया। अब चलो मैंने यहाँ दिमाग लगाया, तुम क्या करना, इधर से कॉपी पेस्ट मार देना, वो तो हो गई ना इक्वल। कोई सोचेगा तुम्हें आता है रेंज निकालना, अब सब किसी को क्या पता तुमने रेंज कैसे लिखा, और रेंज आएगी इसके इक्वल। तो तुम्हें नहीं भी आता ये दिमाग लगाना कि डिवाइड वाला 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तुम लिख देना रेंज इज इक्वल टू, लिखना r माइनस 1, जिससे क्लियर रहेगा हाँ रेंज निकाली इसने, अच्छा स्टूडेंट था ये पढ़ाई करने में, ठीक है, इसको रेंज पूरा आता था, ठीक है। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, ऑन टू हो गया। हाँ वो पुट एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हो लेकिन इतने से हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये है एफ एन एरो एन दे रखा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, एन ऑड के लिए ये फंक्शन है, इवन के लिए ये फंक्शन है। आपको चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, चेक करना है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। क्या लगता है बताओ, बाइजेक्टिव है या नहीं है? है बाइजेक्टिव, यानी आपके कहने मतलब है 1 1 ऑन टू दोनों ये। अच्छा तो मैंने यहाँ पे मान लो ऑड नंबर 1 पुट करा, तो 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे नीचे 2 होगा, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आएगा 1। अब मैंने इवन नंबर लिया, इवन नंबर के लिए ये फंक्शन है 2 अपॉन 2 कितना आ गया, ये तो भाई 1 पे भी 1 आ गया 2 पे भी 1 आ गया, क्या ये 1 1 है? अगर ये 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं, समझ में आया। तो इस तरीके से, अच्छा बाइजेक्ट, चलो ठीक है बाइजेक्टिव तो ये नहीं है, क्या ये ऑन टू है? चलो 1 1 तो आपने बता दिया, आप बताओ क्या ये ऑन टू है? मतलब मैं चेक करवा रहा हूँ आपसे ऑन टू के लिए, सोचो लगाओ दिमाग ऑन टू के लिए। चलो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। ऑन टू कैसे देखोगे, कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। जब मैंने 1 पुट किया था आंसर मिला था 1, 2 पुट करा था तो आंसर मिला था 1। चलो 3 पुट करो कितना आएगा, 3 एक ऑड नंबर है, 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 2, 4 पे कितना आएगा, इवन नंबर है 4 अपॉन 2 कितना आया। अच्छा आउटकम जो आ रहा है 1 आ गया 2 आ गया। एक और चेक करते हैं, 5 पुट करो कितना आ रहा है, 6 पुट करो कितना आएगा 3। अच्छा 1 आया 2 आया, अच्छा ये तो लाइन से चल रहा है, और यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर है कोडोमेन, और 1 2 3 क्या है नेचुरल नंबर है, यानी लाइन से चल रहा है। इसका मतलब कोडोमेन रेंज क्या आएगा, तो ऑन टू ये है, बाइजेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं था। आया सबको समझ में। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं और रिलेशन फंक्शन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है।